नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की तारीख 27 सितंबर और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली थर्टी। इधर कुछ डेली थर्टी के टेस्टों की हेडिंग पड़ गई वीकली टेस्ट, तो उसके पीडीएफ भी वैसे जारी हुए हैं, लेकिन आप लोग होशियार हैं, उसको समझ जाएंगे और देख लेंगे। वो है वाकई में पीडीएफ जो वो है वो डेली सेशन के ही हैं, लेकिन अब उसमें क्योंकि लिख गया है तो इसलिए मैं बता रहा था। तो उसको देख लीजिएगा, पीडीएफ अपडेट भी कर दिए गए हैं आप लोगों के। जो छोटी मोटी गलतियां होंगी उनको देख लीजिएगा, बाकी जो चीज आप लोग बताते हैं वो सही कर दी जाती है। पहला प्रश्न आज के इस टॉपिक का है, उसको तो हम डिस्कस करेंगे ही। उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपको आज के टॉपिक का नाम तो कम से कम बता ही दूं, और साथ में मैं ये चाह रहा हूं कि एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से भी आपको अवगत करा दूं। वो ऐसा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, जिन लोगों ने पहले कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है वो, या जिन लोगों की है वो, सफलता वालों को ये सारे कार्यक्रम फ्री में दिए जाएंगे। सफलता की अलग से टेस्ट सीरीज में चलाने जाना, फिर मुझे लगा ये ज्यादा अच्छा है, फिर आरओ आएगा तो आरओ का करा देंगे। उन लोगों को कोई फिक्र नहीं करना है, वो लोग तो एक ऐसे कार्यक्रम से जुड़ गए हैं जिनकी आप समझ लीजिए कि उसमें, हाँ, और जो सिलेबस बचा हुआ है वो इतनी जल्दी हड़बड़ी में हम नहीं समाप्त करेंगे। आरओ तक का उसको चलना है तो उसको समाप्त करेंगे, तो तब वो आराम से कंप्लीट होगा। तो ये जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम बेसिकली यूपी पीसीएस के लिए है। और ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो है 1 से 20 अक्टूबर के बीच में चलेगा। और इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में 150 क्वेश्चन वाले प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे 1 से 20 अक्टूबर तक। और इसके अंतर्गत आपको डेली पेपर जो मिलेगा उसका पीडीएफ भी हम आपको देंगे, जैसे नॉर्मली सभी टेस्ट सीरीज में देते आ रहे हैं अभी तक। ₹451 इसका सदस्यता शुल्क है। 6307281212 पर कांटेक्ट करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं, या आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप के तहत इसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसके जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर हम शुरू करते हैं और आज के डेली थर्टी को, और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। कई बार इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का जब सफल नेतृत्व किया गया था, चंपारण सत्याग्रह 1917 कब हुआ था, 1917 का ही तो है। तो उस समय चंपारण सत्याग्रह के नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको सबसे पहले महात्मा कहा था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसको इसी समय याद कीजिए, मैं कंफ्यूजन यहाँ पे कोई नहीं चाहता और कि आप कंफ्यूज हो, इसलिए दूसरा फैक्ट अभी नहीं बताऊंगा। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का जब सफल नेतृत्व किया गया तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है। सही बताना है। अधिकतर जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता तो नहीं हम अपने आप लगा लेते हैं। तो सही की बात है, जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये सब कुछ उन्होंने शुरू किया था। हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसके लिए, इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता, है ना। इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण, ऐसा उन्होंने कहा था। ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बापू जो है, बापू का कहना था कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, और उन्होंने अछूतों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था। और इसके बिना एक क्षण भी मैं जिंदा नहीं रह सकता। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सबको प्रारंभ किया इन्होंने, और जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए भी प्रयास किया। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से जी किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। कौन सा एक आंदोलन है जिससे गांधी जी का कोई संबंध नहीं था। आपको मैं बताना चाहता हूं गांधी जी कब आए थे, गांधी जी भारत कब आए थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे। अगर ये चीज आपको आती है तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो गांधी जी 1915 में आए थे, और सविनय, ये सॉरी, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। तो पहला तो गलत हो गया, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 1905 में हुआ, गांधी जी 1915 में आए, जनवरी में आए थे, जनवरी 1915 में ये आए थे। और बाकी खिलाफत आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब में ये गांधी जी थे। बात समझ में आ गई, ये थे। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला था, तब गांधी जी यहाँ थे ही नहीं, तो उससे कैसे संबंध रहेंगे। उस समय गांधी जी वहां साउथ अफ्रीका में थे।
बाकी 3 जो आंदोलन हुए उसमें गांधी जी यही थे। अगला जो प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं, और इस पुस्तक ने उनके जीवन उनके जीवन को बदल डाला। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी पुस्तक के बारे में कहते थे कि उनके जीवन को बदल डाला उस पुस्तक ने, तो इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला। अनटू दिस लास्ट जो पुस्तक है वो किसकी है? अनटू दिस लास्ट पुस्तक को ये भी जानना चाहिए, तो ये जॉन रस्किन की पुस्तक है। जॉन रस्किन की इस पुस्तक में गांधी जी को ऐसा क्या दिखा? तो इसमें दिखा उनको व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, और ये मैसेज उनके जीवन को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण मैसेजेस में से था। और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। जॉन रस्किन की। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? राजनीतिक घटनाओं का कालक्रम क्या है? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण हुआ था 1917 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल ये फरवरी मार्च 1918 में। और अगर खेड़ा की बात करें तो ये 1918 में, ये भी मार्च में ही हुआ था, है ना। तो लेकिन ये मार्च है, ये फरवरी से मार्च है। अहमदाबाद मिल जो आंदोलन है, ये हड़ताल जो है ये पहले हुआ था। और उसके बाद में असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ये हुआ था। तो इस तरीके से आप इसको सेट करेंगे तो 1 2 3 4 यही इसमें सेट आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसकी व्याख्या में ये डेट दी भी हुई है, ये देखिए, ये फरवरी मार्च में 1918 में, और ये खेड़ा 22 मार्च 1918 को। बाकी ये सब सही दिया हुआ है, तो इसको सेट कर लीजिए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? सर्वाधिक किस बात के लिए वो जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए, एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए, और ब्रिटिश राज्य को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए। तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए ये सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। ये याद रखिएगा, इनका जो विरोध था वो कोई खूनी लड़ाई लड़ना ये नहीं चाहते थे, निष्क्रिय प्रतिरोध ये करते थे। दक्षिण अफ्रीका में जो संघर्ष इन्होंने किया था उसको भी निष्क्रिय प्रतिरोध ही इन्होंने कहा था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो निष्क्रिय प्रतिरोध है उसी को यहाँ पर भी इन्होंने अपनाया, सर्वाधिक इसी का प्रयोग किया। और सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध में इतना ही भिन्न है, इन्होंने कहा था कि जितना दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से, है ना, निष्क्रिय प्रतिरोध से उतना ही भिन्न है, ऐसा इन्होंने कहा था। तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। और गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में वैसे अंतर किया। निष्क्रिय प्रतिरोध को उन्होंने एक राजनीतिक अस्त्र माना, और जो सत्याग्रह है इसको राजनीतिक शक्ति वो मानते थे, और बताते थे कि राजनीतिक शक्ति और जो मतलब ये नैतिक शक्ति है, तो इसमें दोनों में अंतर होता है, और उत्तरी दक्षिणी ध्रुव जैसा अंतर होता है। इसको पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? सत्याग्रह शब्द को गढ़ने वाला कौन था? तो ये महात्मा गांधी ने ही इस शब्द को गढ़ा था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंगल लाल गांधी द्वारा, जो इनके भतीजे थे, उन्होंने सदाग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया था, और वहीं से इन्होंने सत्याग्रह निकाला। सदा शब्द का मतलब होता है सत्य और दृढ़ता, और बाद में गांधी जी ने इसको सत्याग्रह कर दिया। भतीजे से इन्होंने इसको लिया था, इस शब्द को, उन्हीं के भतीजे थे, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य था? राजनीति किसे कहते थे महात्मा गांधी के अनुसार? तो जन कल्याण के लिए सक्रियता, एक्टिविज्म फॉर पब्लिक वेलफेयर, उसी को ये क्या कहते थे? राजनीति, है ना। पॉलिटिक्स का मतलब उनके लिए था जन कल्याण के लिए सक्रिय होना, ध्यान रखना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जन कल्याण के लिए सक्रियता, गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में यही था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, और विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था कि ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। और इसी कारण से गांधी जी
कभी, जैसे उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस जब भारत आजाद हो गया तो उन्होंने कांग्रेस को हटा दो, कांग्रेस को विघटित कर दो, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको हटाओ। तो ऐसी बातें, और गांव लेवल पे जो पंचायती राज व्यवस्था है, इन सब के बारे में गांधी जी क्यों बात करते थे, इसी कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जब भारत आए तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। और गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया है, अभी शायद आश्रम पद्धति वाले एग्जाम में पूछा गया है ना। तो गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे, उन्हीं को इन्होंने अपना गुरु बनाया, है ना। और गांधी जी ने गुरु बनाया, गोखले ने कहा कि अगर तुम यहाँ पे कुछ करना चाहते हो तो पहले जाओ भ्रमण करो, एक साल तो बिल्कुल अपना केवल कान खोला रखो और मुंह बिल्कुल बंद रखो, है ना, मतलब, और भ्रमण करो, ऐसी कोई बात कही थी ना। और भ्रमण करके जाके पहले देश के बारे में जानो कि यहाँ की स्थितियां परिस्थितियां क्या है, तब तो काम कर पाओगे, तभी तो इसको आजाद करा पाओ। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो सेवा धर्म की जब बात आएगी तो ये दक्षिण अफ्रीका पहुंचा दीजिए। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने, एक पारसी थे रुस्तम जी, क्या नाम था उनका? रुस्तम जी। तो रुस्तम जी द्वारा एक धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं दी थी, बीमार दुखियों की सेवा वहां पे करना इन्होंने शुरू किया था, और वहीं से सेवा धर्म इन्होंने अपनाया। और यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी स्वैच्छिक सेवाएं दी थी, ध्यान रखना। और बोअर के युद्ध के समय घायल जो सिपाही थे उनकी देखभाल भी इन्होंने की थी और सेवा कार्य किया था। तो ये गांधी जी का जीवन था, बड़े सरल व्यक्ति थे। महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? बढ़िया प्रश्न है, सबसे पुराना आश्रम आपसे पूछा जा रहा है। तो महात्मा गांधी ने फिनिक्स, जो डरबन अफ्रीका में है, 1904 में ये आश्रम को खोला था, और 27 फरवरी 2000 को फिर से ये खोला गया, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा जो आश्रम है वो सबसे पुराना आश्रम है, साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है इसका उत्तर दीजिए। अगला जो प्रश्न है, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया? सबसे पहले किसमें भाग लिया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन था, 1901 में था। आए तो ये 1915 में है, लेकिन भाग लिया था इस अधिवेशन में, वैसे ही आए थे इंडिया, तो उन्होंने कलकत्ता जाके इस अधिवेशन में भाग लिया था। तो ये ध्यान रखना है आपको, कोलकाता में ये अधिवेशन हुआ था 1901 में, जिसमें सबसे पहले बापू ने पार्टिसिपेट किया था। दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? ये सब जीके टाइप के प्रश्न हैं, लेकिन गांधी जी के बारे में है, तो गांधी जी के बारे में कोई भी प्रश्न जो है वो कम इंपॉर्टेंट तो हो ही नहीं सकता है। तो ये स्टेशन था पीटर मारिसबर्ग। पीटर मारिसबर्ग में नस्लीय भेदभाव का सामना इनको करना पड़ा था, और प्रथम श्रेणी का इनके पास था, और उसके बावजूद भी इनको ट्रेन से फेंक दिया गया, और जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, और उसके बाद में इनको धक्का दिया गया। बाद में खैर इन्होंने आंदोलन ही खड़ा किया वहां पूरा, और वही आंदोलन था जो भारत में भी आया, ठीक है। भारत को आजाद कराने में गांधी जी सफल रहे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो वही जो इतनी देर से हम बता रहे हैं, 1915 में ये साउथ अफ्रीका से आ गए थे भारत, है ना। गए थे 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में ये गए थे। गुजराती एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, तो दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने ये गए थे, एडवोकेट थे ना गांधी जी, तो उनका मुकदमा लड़ने ये डरबन गए थे। और डरबन वहां पर जब गए तो वहीं पर रुक गए, 21 साल वहीं रहे, मजा आने लगा। उन 1893 में गए और जनवरी में फिर लौटे 1915 में, तो 21 साल लगभग ये वहीं पर रह गए, ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो परिवार नियोजन के बहुत सारे उपाय होते हैं, नसबंदी होता है, निरोध का इस्तेमाल करना, है ना, कॉन्ट्रसेप्शन का इस्तेमाल करना, लूप का इस्तेमाल करना, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन गांधी जी ने जो कहा था, उन्होंने कहा कि अगर आप सेल्फ कंट्रोल कर ले जाते हैं, आत्मनियंत्रण कर ले जाते हैं, तो ये परिवार नियोजन का, फैमिली जो प्लानिंग है उसका
सबसे ये बढ़िया तरीका है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य सत्य को पराजित करना है। दूसरा है कि सत्याग्रही का अस्त्र अहिंसा है। तीसरा है सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और चौथा है सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, स्पष्ट पढ़ेंगे, शत्रु को पराजित करना चाहिए। बाकी तो आपको सब सही लग ही रहा होगा, यही यहाँ पर गलत दिया ही हुआ है। ये कथन सही नहीं है गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार। गांधी जी शत्रु को भी पराजित करने की बात नहीं करते थे, वो कहते थे उसका हृदय परिवर्तन कराओ। प्रेमचंद की कहानियां कभी पढ़ी है आपने? हर किरदार का जो दुष्ट किरदार होता है, प्रेमचंद लास्ट में क्या करते हैं, उसका हृदय परिवर्तन करा देते हैं। जैसे हीरा ठाकुर जो है, हीरा ठाकुर को छोड़ दीजिए, जो अमरीशपुरी अन्य जगह कोई ठाकुर बने हो, तो लास्ट में ये ठाकुर का हृदय परिवर्तित हो जाए, अपनी प्रॉपर्टी सब गरीबों को दान कर दे। खैर रियल में ऐसा होता नहीं है, उदाहरण तो आपको मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। लेकिन गांधी जी ऐसे ही वाले कि बुरा हम सोचेंगे नहीं, बुराई में भी अच्छाई निकालेंगे। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है किस चीज को? बहिष्कार करो, धरना दो, उपवास करो, और जब किसी से भी काम न चले तब हड़ताल। तो गांधी जी की जो सत्याग्रह नीति है ना, तो उसमें सबसे अंतिम स्थान तो किसको प्राप्त है? वो प्राप्त है हड़ताल को। ठीक है, तो अंतिम स्थान इन्होंने हड़ताल को दिया था। बाकी बहिष्कार करिए, धरना करिए, उपवास करिए, जब इनसे काम न चले तो ये हड़ताल आपको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ था? अहिंसा क्या थी गांधी जी की दृष्टि में? अहिंसा गांधी जी की दृष्टि में थी सत्य की प्राप्ति का मार्ग, सत्य की प्राप्ति का रास्ता, द वे टू रियलाइजिंग द ट्रूथ। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अहिंसा का मतलब यही था, जिससे सत्य की प्राप्ति हो सके। सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना उन्होंने कहा आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है ना। और सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। तो इस तरीके से गांधी जी, बापू जो है वो बात करते थे। अगला जो प्रश्न है, एम के गांधी समर्थक थे किसके? मार्क्सवादी समाजवाद के, या श्रेणी समाजवाद के, या आदर्शवाद के? ये जब प्रश्न पूछा गया था तो इसमें बहुत ही विवाद हुआ था। फिलोसफिकल अनार्किज्म यानी कि दार्शनिक अराजकतावाद, गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर ज्यादा जोर दिया गया। मार्क्स की तरह गांधी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे, और उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। उन्होंने कहा मैं अराजकतावादी हूं, लेकिन विचार के तौर पर, ऐसा नहीं है कि अराजकता में वैसे फैलाता चलूंगा। तो दार्शनिक अराजकतावादी उन्होंने कहा, अगर मुझे कोई कहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? गांधी पे एक सेशन और होना चाहिए, लेकिन अब डेली 30 स्टाफ हो जाएगा। ये अक्टूबर लास्ट होगा, सॉरी अक्टूबर नहीं, अक्टूबर क्या है, सितंबर चल रहा है। तो सितंबर के बाद इसको किसी कोई पेमेंट मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और थोड़ी सी मेरी भी व्यस्तताएं हैं, इस कार्यक्रम में टाइम बहुत लगता है, और लोगों की रुचि भी नहीं है, और व्यस्तताएं भी हैं। खैर रुचि की तो मैंने बात ही करना छोड़ दिया था 2-3 महीने से। तो अब पेमेंट कोई अभी मत करना, बाकी आप अपना प्रैक्टिस वगैरह करिए। जैसे ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, ये सब आप ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये अच्छा प्रोग्राम है। ये 20 दिन लगातार टेस्ट आप देंगे तो आपकी तैयारी निश्चित तौर पर अच्छी होगी। तो इन सबसे आप तैयारी करिए, बाकी इसके लिए पेमेंट मत कीजिएगा। तो एक सेशन और होना चाहिए था, अब तो कोई मंडे आएगा नहीं, चलिए देखते हैं। तो ये कौन सी पत्रिका थी? तो ये थी इंडियन ओपिनियन, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार इन्होंने निकाला था, और ये अखबार अगर अभी आपसे पूछ लिया जाए तो ये गुजराती में था, हिंदी में था, तमिल में था, और इंग्लिश में था। तो इन सभी भाषाओं में प्रकाशित होता था। 1904 में इन्होंने निकाला था, और इसको डरबन से निकाला था, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। नहीं, 1904 में इसको नहीं निकाला था, डरबन में तो इन्होंने फिनिक्स फार्म बनाया था, फिनिक्स फॉर्म बनाया था। इसको 1904 में याद मत कीजिएगा, और इसको आप ये ध्यान रखिएगा कि ये कितनी भाषाओं में निकाला गया। अगर आपसे पूछा जाए तो गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश में।
1904 में इन्होंने फिनिक्स फार्म बनाया था डरबन में। और ये इंडियन ओपिनियन जो निकाला था ये किस सन में निकाला था, अगर किसी को पता हो तो वो बताए। तो इंडियन ओपिनियन का ईयर आपसे पूछा जा रहा है, वो किस सन में इसने निकाला था इंडियन ओपिनियन को। तो इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने निकाला, और गांधी जी ने इसको 1904 में ही निकाला था। सही है, मैंने इसको चेक किया है, तो दोनों रूपों में ये सही है। 1904 में ही ये इंडियन ओपिनियन, ये पत्रिका थी, ये निकाली गई थी। तो ये अखबार था, अखबार ये निकाला गया था डरबन। अगला जो प्रश्न है वो भी प्रश्न है गांधी जी पे ही है, फिर 9 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पे हैं। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? जो उनके फॉलोवर्स थे उनमें से कौन एक शिक्षक थे, इस ये बताना है। तो गांधी जी के जो भी अनुयायी थे इनमें सब जो दिए हुए हैं, इनमें राजेंद्र प्रसाद जी एक शिक्षक थे, है ना, पेशे से वो शिक्षक थे। और इन्होंने मुजफ्फरपुर में भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में काम किया, आगे चलकर प्रधानाचार्य बने। फिर कानून की पढ़ाई उन्होंने की, और उसके बाद में मतलब ये फिर वकील भी बन गए, है ना, और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी बने। काफी योग्य व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे जो राष्ट्रपति रहे। तो ये शिक्षक भी थे, और ये बाद में कानून की पढ़ाई करके वकील भी बन गए, ये प्रोफेसर भी बन गए। तो ये हर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई भी चीज इसमें से आपसे पूछी जा सकती है। चलिए अब करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। आगे जो प्रश्न दिए हुए हैं, अर्जुन MK-1A क्या है? अर्जुन क्या है? तो अर्जुन जो है ये एक युद्धक टैंक है। क्या है? ये एक युद्धक टैंक। अर्जुन MK जो 1A है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और हम देख लेते हैं। ये जो हमारा रक्षा मंत्रालय है उसने भी भारतीय सेना के लिए 118 मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन MK-1A इसको खरीदने का प्लान किया है, और सेना की लड़ाकू शक्ति को बढ़ाने के लिए ये काम आएगा। ठीक है, और इसको इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है। मेक इन इंडिया पहल जो हमारी चल रही है उसके तहत ये बनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेगा ये। और ये जो टैंक है, ये युद्धक टैंक जो है, ये अभी इसका नया संस्करण है अर्जुन टैंक का। अर्जुन टैंक पहले से चल रहा था, इसकी मारक क्षमता, गतिशीलता, इन चीजों को अपडेट किया गया है। 15 साल से अर्जुन टैंक भारतीय सेना का हिस्सा है, अब इसको और एडवांस किया गया है ना। और इसका निर्माण जो किया गया है वो चेन्नई में भारी वाहन कारखाना जो सरकार का है उसमें किया गया है। रात की परिस्थितियों में भी अब ये काम कर पाएगा, दिन में तो करेगा ही, रात में भी, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है कहां पर? कोलकाता में। और इसका आयोजन हुआ है 26 से 29 सितंबर तक कोलकाता में, विजय सांस्कृतिक महोत्सव। और ये महोत्सव भारत पाक युद्ध जो 1971 में हुआ था उसकी स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। 50 साल इसके पूरे हुए, 21 चल रहा है, 71 में हुआ था। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है पूर्वी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने। तो ये कहां पर हुआ है? कोलकाता में। भारत पाक जो युद्ध 1971 में हुआ था, 3 दिसंबर 1971 की बात है, जिस दिन ये शुरू हुआ था, 16 दिसंबर, 13 दिन ये चला था, 16 दिसंबर, 14 दिन आप मान सकते हैं, उसको समाप्त हुआ था। और ये बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य टकराव हुआ था। 11 भारतीय हवाई अड्डों पर हवाई हमले इसमें किए गए थे। और ये शायद पहली बार ऐसा हुआ था जब भारत की तीनों सेनाओं ने एक साथ लड़ाई लड़ी थी, है ना। और इसमें 93,000 सैनिकों के साथ अब्दुल्ला खान नियाजी पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल थे ये। तो इन्होंने भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी की संयुक्त सेना के सामने फिर आत्मसमर्पण करने का जब फैसला किया तो ये युद्ध वहीं पर समाप्त हो गया था। 2 अगस्त 1972 को भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और इसके तहत पूर्व में युद्ध के सभी 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को, कैदियों को रिहा कर दिया गया था जो यहाँ पे कैदी के रूप में थे। तो भारत ने ऐसा किया, पाकिस्तान की बारी अगर आती तो ऐसा ना करता। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है, ये फैक्ट यहाँ पर याद कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन एक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये तो आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई। वर्ल्ड टूरिज्म डे
तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका है मैड्रिड में। और मैड्रिड जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? मैड्रिड पड़ता है आपका स्पेन में, स्पेन में, और वहां पर इसका मुख्यालय है। तो इस बार भी 2021 में भी ये मनाया गया 27 सितंबर को, आज ही की तिथि में। और विश्व पर्यटन दिवस, इस समय देखा जाए तो कोविड के कारण पर्यटन की जो स्थिति है वो बहुत खस्ता हाल चल रही है। लोग कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, जाने वाले जाते हैं लेकिन प्रभाव तो पड़ा ही है। श्रीलंका की पूरी इकोनॉमी ढह गई, इसी से बेकार हो गया पूरा उसका सिस्टम, क्योंकि वहां पे पर्यटन उद्योग से बहुत हेल्प मिलती थी वहां की इकोनॉमी को। तो पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। और इसके लिए एक पर्यटन संगठन भी है संयुक्त राष्ट्र का, मैड्रिड स्पेन में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के प्रमुख जो है वो जुराब पोलोसिक सैवली हैं। और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1 नवंबर 1974 को की गई थी। अगला जो प्रश्न है इसका उत्तर दीजिए। लुइस हैमिल्टन ने कौन सी ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपनी 100वीं ग्रैंड प्रिक्स जीत दर्ज की है? यानी कि अभी इन्होंने एक जीत दर्ज की उस, और वो टोटालिटी में देखा जाए तो इनकी 100वीं ग्रैंड प्रिक्स जीत है। और ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने रूसी ग्रैंड प्रिक्स, रूसी ग्रैंड प्रिक्स ये जीता F1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स। और ये इनकी 100वीं टोटल में जीत हो जाएगी, टोटल जोड़ा जाए तो। और ये उन जो जीत है ये इस सीजन की 5वीं जीत है ना। और ब्रिटिश ग्रैंड प्री के बाद उनकी ये पहली जीत है। मैक्स वेस्ट्राफेन, ये रेडबुल नीदरलैंड के हैं, ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। इनको हरा के इन्होंने ये जीत दर्ज की है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला प्रश्न है, 26 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण, यहाँ पे मनाए गए होना चाहिए, मनाए गए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? इसकी क्या थीम थी? तो इसकी थीम थी वैश्विक सुधार में स्वस्थ समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये 26 सितंबर 2021 को मनाया गया है पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस विश्व स्तर पर, उसकी थीम है। और इस थीम के बारे में तो आप ध्यान रखना है कि साथ में ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये जो 2021 का विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है, ये किसके द्वारा मनाया जा रहा है? तो ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ। बड़े उटपटांग प्रश्न आजकल यूपीपीएससी भी ट्राई करने लगा है, अजीब अजीब से प्रश्न, सीधे प्रश्न इसको तो दिखाई ही नहीं देते हैं, पता नहीं क्या। तो कुछ कोशिशें ऐसे भी करिए कि वो प्रश्न भी आप तैयार कर सकें। अगला जो प्रश्न है, 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान उन्होंने किस महापुरुष का आह्वान नहीं किया? 3 महापुरुष हैं जिनका आह्वान उन्होंने किया है, दीनदयाल उपाध्याय, चाणक्य और रविंद्रनाथ टैगोर। और ये सुभाष चंद्र जो बोस हैं, इनका आह्वान उन्होंने नहीं किया है। 25 सितंबर 2021 को शाम 6:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा को उन्होंने संबोधित किया, 76वें सत्र को संबोधित करने के दौरान यूएनजीए के। और इससे पहले 2019 में भी वो संबोधित कर चुके हैं। तो पूछा जाए कब 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 उन्होंने किया है, तो 2019 में इन्होंने किया, अब 2021 में फिर से इन्होंने किया है। और 2021 के संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का विषय था उम्मीद के माध्यम से लचीलापन बनाना, कोविड-19 से उबरना, अस्थायी रूप से पुनर्निर्माण करना। ये बड़ा लंबा इसका विषय था, तो इसको याद रखना भी मुश्किल है। और ये ग्रह की जरूरतों, यानी कि जो हमारा पृथ्वी प्लेनेट अर्थ है, तो ये इसकी जरूरतों का जवाब देना, लोगों के अधिकारों का सम्मान करना और संयुक्त राष्ट्र को पुनर्जीवित करना। और इस संबोधन के दौरान उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर, दीनदयाल उपाध्याय और चाणक्य, इन 3 महापुरुषों का आह्वान किया, इनका नाम, इनका जिक्र किया, ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, विश्व नदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सितंबर के तीसरे रविवार, सितंबर के चौथे, या अक्टूबर के चौथे, या सितंबर के तीसरे? तो सितंबर के यहाँ तीसरे 2 हो गया, यहाँ पे दूसरे कर लीजिए, इसको मैं सही करवा दूंगा, दूसरे या सेकंड कर लीजिए। यहाँ तो सितंबर के चौथे रविवार को, जो कि अभी 26 तारीख को पड़ा, 26 तारीख को इस बार 2021 में ये विश्व नदी दिवस मनाया गया। ठीक है, 2005 से ये मनाया जा रहा है। और इस बार की जो थीम रखी गई थी, ये वाटरवेज इन आवर कम्युनिटीज, ये रखी गई थी, वाटरवेज इन आवर कम्युनिटीज, ये इस बार की इसकी थीम थी। ठीक, हमारे समुदायों में जलमार्ग। और ये एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद, नदी पर्यावरणविद हुआ करते थे, मार्क एंजेलो। उन्होंने 2005 में अपने वाटर फॉर लाइफ अभियान के दौरान संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया था, जो दुनिया भर में कमजोर जल आपूर्ति के बारे में
जागरूकता बढ़ाने का एक दशक लंबा प्रयास इनके द्वारा किया गया था। तो उसी के बाद फिर इसको महत्व, इस दिन के महत्व को समझा गया और ये मनाया जाने लगा। अगला जो प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फास्टर नामक एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को मंजूरी दी है। इसका पूर्ण रूप क्या है? फास्टर नामक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को मंजूरी दी इन्होंने। तो फास्टर ये जो प्रणाली है, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो अदालतें हैं, अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित प्रतियों को, यानी कि कोई भी प्रमाण पत्र है, कोई भी प्रति है, तो ई प्रमाणित प्रति उसकी भेज दी जाए, स्थानांतरित कर दी जाए, है ना। तो फास्टर प्रणाली का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया है और अदालतें जेलों में ड्यूटी अधिकारियों को सुरक्षित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से जो भी जमानत आदेश होंगे, स्थगन आदेश होंगे, अंतरिम आदेश होंगे, उन सबको भेज देगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब जहां तक बात इसकी है, अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं उनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एन वेंकट रमन है ये, नूतल पाटी वेंकट रमन, और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की। भारत में कितने सर्वोच्च न्यायालय हैं? जरा बताइएगा कमेंट करके, भारत में कितने सर्वोच्च न्यायालय हैं? राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन या सहकारिता सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, एक प्रश्न ये बन सकता है। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो उद्घाटन किया है वो अमित शाह ने किया है। हमारे जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और इन्होंने जो सम्मेलन की अगर बात की जाए तो भारत का ऐसा पहला ये सहकारी सम्मेलन था जो वैश्विक मंच पर भारतीय सहकारिता को गति देने और मजबूत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अब ये सहकारिता सम्मेलन था तो इसमें सहकारी कंपनियां भाग लेंगी, जैसे इफको है ना, जैसे आपका नाफेड है, आपका जैसे नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ऐसे अमूल है, क्रिप्को है। इन सभी सहकारी समितियों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में योगदान देने के लिए देश भर में विभिन्न राज्यों और विभिन्न सरकारी सहकारी क्षेत्रों के 2100 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। तो आप लोग इन चीजों को तो देख ही रहे हैं, साथ साथ में इस समय यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें अपनी और चल रही हैं, जैसे मॉक टेस्ट अभी आज 6ठा पब्लिश हुआ है। और आज जैसे कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, जब मुझसे पूछते हैं कि इससे कितने क्वेश्चन आ जाएंगे डायरेक्टली, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने क्वेश्चन आ जाएंगे ये गारंटी हम नहीं ले सकते। बेवकूफ बनाने वाला कोई काम हम नहीं कर सकते। लोग लिखते होंगे अपने थंबनेल पे सारे प्रश्न यहीं से आएंगे, इसी से सब कुछ मिल जाएगा, हम लोग नहीं लिख सकते, है ना। हम आपकी तैयारी कराएंगे अच्छी, आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा देंगे, एक क्वालिटी मटेरियल देंगे, एक ऐसा मटेरियल देंगे जिसपे आप विश्वास कर सकते हैं। बाकी गारंटी ऐसे लेना या ऐसे कुछ बड़बोलापन कर जाना, बोल जाना, ये हमारे बस की बात नहीं है। इसके लिए मुझे और हमारी टीम को माफ कीजिएगा। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। डायरेक्टली प्रश्न आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे ही, इनडायरेक्टली उसका बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करके जब कोई भी काम जाएंगे, आप मैं तो कहता हूं आप गाली देने की प्रैक्टिस कीजिए, इतनी बढ़िया गाली देने लगेंगे। और जो गाली रेगुलर नहीं देता है वो गाली भी नहीं दे पाएगा। प्रेम से बोलने की प्रैक्टिस, गाली देने की प्रैक्टिस, जो भी प्रैक्टिस आप करेंगे वो अच्छा करेंगे, बिल्कुल निश्चित है ना। करत करत अभ्यास थे जड़मति होती सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। तो ये आप बिल्कुल इस चीज पे विश्वास कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ऐसा कोई कार्यक्रम आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 6307281212 हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज के लिए यूपीपीसीएस 20 लिख के इस पे भेजिए। थैंक यू।